जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है शामजान भट्ट है जी और आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस एशिया पैसिफिक पॉलिसी पे। यूएस एशिया पैसिफिक पॉलिसी के लिए इंट्रोडक्शन सेम जी, जो हमने कल वाले साउथ एशियन पॉलिसी के लेक्चर में, वो आप लोगों को मिल भी जाएगा। इससे पहला लेक्चर है, उसपे मौजूद है। सेम इंट्रोडक्शन आप हर यूएस फॉरेन पॉलिसी पे यूज़ कर सकते हैं। एशिया पैसिफिक पॉलिसी हार्ट ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है जी, जो जनरली ओवरलुक हो जाता है बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर, बिकॉज ऑफ वॉर ऑन टेरर, बिकॉज ऑफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट। इन एस्पेक्ट्स में 21st सेंचुरी में तो बिल्कुल ही ओवरलुक हो जाता है। लेकिन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी में, वो हार्ट ऑफ द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी वो एशिया पैसिफिक पॉलिसी है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग एशिया पैसिफिक पॉलिसी आप अमेरिकन रिमेनिंग फॉरेन पॉलिसीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। 21st सेंचुरी में क्या हो रहा है इस पे तो बाद पे आएंगे, लेकिन पहले 20th सेंचुरी में ये बहुत बड़ा ड्रीम रहा। 1898 की स्पेनिश सिविल वॉर से ऑनवर्ड्स हमें कई डेवलपमेंट्स ऐसी नजर आती हैं कि जिसमें अमेरिकन का ड्रीम ही रहा है कि वो एशिया पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस कैसे बनाए। एशिया पैसिफिक में सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर 2 तक की इकोनॉमिक राइवलरी जापान के साथ रही है। और आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये एज्यूम किया जाता है कि ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर शायद अमेरिकन एशिया पैसिफिक की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दे सके। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अमेरिकन फ्रीडम ऑफ सी, टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस करें, ये जो चीजें अटलांटिक चार्टर में और वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स में मेंशन है, ये सब एशिया पैसिफिक के ही कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा ऑपरेट करते हैं। बिकॉज अटलांटिक पार के इलाकों में यूरोप या अफ्रीका के साथ तो कोई बड़ी इकोनॉमिक राइवलरी अमेरिकन की थी नहीं। देन ये जो आर्गुमेंट है कि कोल्ड वॉर ने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को डोमिनेट किया 1949 से लेके 1989 तक, ये एक जेनेरिक आर्गुमेंट है। रियलिटी ये है कि अमेरिकन ने अपनी ट्रुप्स ना यूरोप में उतारी, अगर बनाया भी तो नेटो बना दी, कोई इन्वेजन तो नहीं की कहीं पे। ना ग्रीस में सिविल वॉर थी, उसमें फौजी उतारी, ना टर्की में, ना ईरान में, जिन सब पर ज्यादा प्रेशर था रशियंस की तरफ से। बल्कि रियलिटी ये है कि अमेरिकन ने अगर फौजी उतारी भी हैं तो फिर इस अर्ली स्टेज में कोल्ड वॉर के कोरिया में उतारी, वियतनाम में उतारी, जो एशिया पैसिफिक के कॉर्नर्स पे ये टेरिटरीज मौजूद है। सो कोल्ड वॉर को अगर समझना है तो वो एशिया पैसिफिक के जो ड्रीम्स हैं अमेरिकन के, उनके बगैर कोल्ड वॉर कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म उसको नहीं समझा जा सकता। सो ये तो एक एक ब्रीफ जो 20th सेंचुरी का एस्पेक्ट है। हाउएवर जब हम 1980s में आते हैं तो हम देखते हैं कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर में नो डाउट अमेरिकन की तवज्जो सारी वो एशिया पैसिफिक से फॉर द टाइम बीइंग हमें हटती नजर आती है। लेकिन इमीडिएटली आफ्टर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा इमीडिएटली आफ्टर यानी कोल्ड वॉर, हम देखते हैं कि 1994 में पहली दफा अमेरिकन दोबारा एशिया पैसिफिक को लाइमलाइट में लेते नजर आ रहे हैं। जो आप सुनते हैं ना जी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है जी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये आइडिया 1994 में अमेरिकन ने कॉइन किया। सो वो एशिया पैसिफिक के साथ मोर एंड मोर बिजनेस एक्सप्लोरेशन और जनाब ट्रेड मोबिलिटी ज्यादा से ज्यादा ये 1994 में ही इनके एजेंडा पे मौजूद था। बट अगेन ये इस एरिया के साथ अमेरिकन की ट्रेड कनेक्टिविटी, बिजनेस कनेक्टिविटी, इसको अगेन एक जो कन्वेंशनल कॉन्टेक्स्ट में अगला कोल्ड वॉर के बाद अगला इशू के जनाब टेररिज्म। टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में 1990s में ये शिकार होना शुरू हो गए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, फिर जनाब आपकी एम्बेसीज पे अटैक हुए। सो ये टेररिस्ट हंट डाउन में चले गए और फिर उसके बाद 2001 में वर्चुअली 9/11 के बाद ये अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के बाद इराक में इंगेज हो गए। सो वो जो एक ग्रेट ड्रीम था ऑफ developing business and economic ties in the grand Asia Pacific region, वो इन ये सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस ने अमेरिकन को जो है एशिया पैसिफिक की तरफ इसकी तवज्जो कम करवा दी। बट ये हमेशा से ड्रीम रहा है। और इसकी सबसे बड़ी लॉजिक जब हम 21st सेंचुरी में आते हैं, 21st सेंचुरी लॉजिक जो क्रिएट की जाती है,
कि 2011 में जैसे ही एबटाबाद का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, तो उसके बाद से 2011 से अमेरिकन आपको फिर छोटी छोटी डेवलपमेंट्स पहले देख लें। हेलरी क्लिंटन 2011 में कहती है 21st सेंचुरी इज अमेरिकन पैसिफिक सेंचुरी। क्यों कहती है? 2011 के ओबामा के स्टेट विजिट्स, सबसे ज्यादा स्टेट विजिट बर्मा तक का कर दिया, थाईलैंड का कर दिया, यानी एशिया पैसिफिक कंट्रीज में घूमना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दी? और इसी 2011 के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा फेमस पॉलिसी आई जिसको कहते हैं पिवट टू एशिया पॉलिसी। क्यों आई? ये बेसिकली उसी 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी का जो ड्रीम है, वो जनाब उसकी री इनकारनेशन हो रही है। सो बेसिकली अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स एशिया पैसिफिक is nothing new but a reincarnation of 20th century dream, developing business, economic, trade ties with Asia Pacific countries. However, अब यहाँ से इस जो पिवट टू एशिया से अब 21st सेंचुरी में ये क्या होता गया और इसको भी क्यों सक्सेसफुली ये अचीव नहीं कर पाए, इसको अब हमने जो है वो कॉन्टेक्चुअलाइज करना। सो पहले तो इसमें हम देखते हैं कि जब एशिया पैसिफिक रिस्पॉन्स यानी कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक, उनका रिस्पॉन्स क्या आया। एशिया पैसिफिक में सबसे बड़ा प्लेयर वो ऑर्गेनाइजेशन है जी, जिसको आप कहते हैं आसियान। ऑफ कोर्स जापान भी इसके एक कॉर्नर में मौजूद है, चाइना भी इसके एक कॉर्नर में मौजूद है, लेकिन हार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक में वो आसियान एज एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप अर्ली 20th सेंचुरी को देखते हैं तो उसमें कोई आसियान कोई नहीं है। जब आप 1950s में कोरिया में उतर रहे हैं, कोई आसियान नहीं है। जब आप 1965 में वियतनाम में उतर रहे हैं, कोई आसियान नहीं है। आसियान 1967 में डेवलप हो रही है एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो आसियान 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी कलेक्टिवली, 10 कंट्रीज आसियान के। सो जब आप प्रीवियसली अपने ड्रीम्स डेवलप कर रहे थे टुवर्ड्स एशिया पैसिफिक, तब हार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक के स्टेट्स, फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम आप कह लें, और बाकी छोटी छोटी कंट्री, ये सब कंट्रीज दे वर मेयरली स्पेक्टेटर्स और प्लेयर्स। सो आपकी मेन राइवलरी तो कॉर्नर में बैठे हुए जापान के साथ थी, या आपकी पॉलिटिकल राइवलरी चाइना के साथ थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। वो भी ज्यादा देर नहीं, 70s, अर्ली 70s तक चली, उसके बाद तो नहीं चली। उसके बाद तो आप उनके साथ भी जो है वो ट्रेड कनेक्टिविटी में एंगेज होगी। लेकिन जब आप 21st सेंचुरी में पिवट टू एशिया की तरफ आए, तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फिर आसियान की तरफ से आया। आसियान कंट्रीज इस चीज को बखूबी समझते थे कि वी विल नॉट बिकम साउथ एशिया। हम साउथ एशिया नहीं बनेंगे भाई, हम स्ट्रेटेजिक बैक वाटर नहीं बनेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का। सो दे क्रिटिसाइज्ड दिस वेरी jargon ऑफ पिवट टू एशिया। ये क्या मतलब हुआ? हाँ, जो आने मतलब है कि हम दोबारा जनाब एशिया की तरफ तवज्जो करने लगे। तो हाँ, वी आर नॉट स्ट्रेटेजिक बैकवाटर जस्ट लाइक साउथ एशिया। सो इसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि अमेरिकन को ये जार्गन, ये वर्ड्स अबैंडन करने पड़े और इनको रिप्लेस किया गया विद रीबैलेंसिंग। कहने जी नहीं, पिवट टू एशिया नहीं, बेसिकली तो हम रीबैलेंसिंग कर। सो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की फेलियर में एशिया पैसिफिक में, कि एशिया पैसिफिक के स्टेट्स अब पहले जैसे स्पेक्टेटर्स या प्लेयर्स नहीं थे।
कि जो मेयरली आपके लिए स्ट्रेटेजिक बैक वाटर का रोल प्ले कर जाते, जस्ट लाइक साउथ एशिया। दे वर वेल इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और ये सिर्फ 10 कंट्रीज नहीं है आसियान के। बाय द टाइम 2011 ये 10 कंट्रीज 5 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड भी में एंगेज है। 6 फिर इसको बाद में जो है वो इंडियंस ने भी ज्वाइन किया। इनमें जापान, चाइना, कोरिया, कोरिया मतलब साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो एक ग्रैंड बड़ी इकोनॉमी बन जाती। एंड अमेरिकन वर आइंग फ्रॉम 2011 कि भाई हम फिर अपना मीनिंगफुल रोल प्ले करें। हाउएवर अमेरिकन्स वर लेट। अमेरिकन एशिया पैसिफिक पॉलिसी ये लेट हो गई है जी बहुत ज्यादा। अब वो लेट क्यों हो गए हैं इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। पहले कुछ डेवलपमेंट्स को देख लें एशिया पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद इस पे बात हम लेके आएंगे जो असल काम की जो है वो आर्गुमेंट है इस पूरे लेक्चर का। पहले डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं। हमने बात की 1994 का ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो साइन नहीं हुआ, जो अमेरिकन ड्रीम था, अमेरिकन की ख्वाहिश थी, और ओबामा रजीम फिर इसी पर वर्किंग करती रही है जी। ये 12 कंट्रीज का एग्रीमेंट, इनमें जो कनाडा, यूएस, मेक्सिको, पेरू, चिली, ये आ गए आपके कंट्रीज जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के, और इनके साथ 7 कंट्रीज में इस तरफ के जो एशिया पैसिफिक के ग्रैंड एरिया के, इनमें कोई नाम अगर मैं स्किप कर दूं तो आप गूगल कर लीजिएगा। इनमें मलेशिया, इनमें फिलीपीन, इसमें फिर ऑस्ट्रेलिया, इसमें फिर वियतनाम, सिंगापुर, और एक दो और कंट्रीज, ब्रुनाई, एक आधा कोई और कंट्री, ये 12 कंट्रीज मिला के ये स्कीम फिर एक ग्रेटर पार्टनरशिप की, ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन 2016 के एंड में ये ग्रेट डेवलपमेंट इसके जनाब हमें ट्रिटी साइन होती नजर आती है, जिसको कहते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि जनाब 6-7 कंट्रीज एशिया पैसिफिक की, 4-5 कंट्रीज वेस्टर्न हेमिस्फीयर की, तो ये आपस में एक ट्रेडिंग ब्लॉक जो है वो डेवलप करेंगे। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, और ये अमेरिकन का 100 साल पुराना ख्वाब था। अमेरिकन जितना लेट होते गए, owing to the impact of Cold War, owing to the impact of terrorism, जितना लेट होते गए, तो आप एशिया पैसिफिक में खास तौर पर साउथ चाइना सी की सराउंडिंग की टेरिटरीज को देखें। फिलीपीन, वियतनाम, हांगकांग का थोड़ा सा इलाका, ऊपर जापान, नीचे के फिर इलाके आपके जो है वो सिंगापुर, मलेशिया, मलेशिया ऊपर, सिंगापुर, इंडोनेशिया। इन तमाम बड़े प्लेयर्स का अगर आप डायस्पोरा देखें जी, डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब वो जो, जिस तरह पाकिस्तान के लोग यूके में बसे हुए हैं तो वो पाकिस्तानी डायस्पोरा हो, तो इन इलाकों का अगर आप डायस्पोरा देखें तो जनाब इसमें सबसे ज्यादा इंडियंस और चाइनीज हैं। इवन मलेशिया में तो मलाय पीपल वो कम है और डायस्पोरा ज्यादा। सेम इज द केस इन सिंगापुर। सो इंडियन और चाइनीज ने इस साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द की जो मेजर स्टेट्स हैं, इनमें इफेक्टिव अपनी पेनिट्रेशन कर ली इमीडिएटली कोल्ड वॉर के बाद, जब अमेरिकन टेररिज्म में एंगेज। सो एक ग्रेटर पार्टनरशिप जरूरी है ताकि अमेरिकन बिजनेस और अमेरिकन ट्रेड को इन एरियाज के साथ कनेक्ट किया जाए। सो बड़ी अच्छी, बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट होगी कि आप you will counter the influence of Chinese as well as Indians, not Indian state but Indian diaspora. So बड़ा अच्छा डेवलपमेंट होगी, बहुत जबरदस्त। However, with the coming of Trump administration, immediately जैसे ही ट्रम्प आए हैं जनवरी 2017 में, उन्होंने विड्रॉ कर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से, रेटिफाई नहीं, अगले प्रोसेस में नहीं गई, क्योंकि अमेरिकन इनिशिएटिव था, रिजल्टेंटली ये कोलैप्स हो गई। अब जो रिमेनिंग 11 कंट्रीज हैं,
इन रिमेनिंग 11 कंट्रीज अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब ने फिर चाइनीज सपोर्ट के साथ न्यू ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप साइन की जनाब फरवरी 2018। तो अमेरिकन उस ग्रैंड मार्केट के साथ जो ख्वाब था कनेक्ट होने का, ओइंग टू द क्लासिकल कैपिटलिस्ट नेचर ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसकी वजह से इससे दूर हो। तो एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन अमेरिकन के लिए ये डेवलप हुई। और अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज देख लें तो बाय द एंड ऑफ 2018 ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वाज ईगर टू रीजॉइन दिस न्यू ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि 18 के अंदर ही चाइनीज की सपोर्ट से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप रीमॉडल हुई। तो फरवरी से ही हम देखते हैं कि चाइना यूएस ट्रेड वॉर शुरू होगी। सो चाइना यूएस ट्रेड वॉर भी आइसोलेशन में नहीं है, बल्कि रादर उस पर भी एशिया पैसिफिक की पॉलिसीज का और कंपटीशंस का इम्पैक्ट है। और बाय द एंड ऑफ 2018 हम देखते हैं कि अमेरिकन फार्मर्स सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं इस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी और यूएस चाइना ट्रेड वॉर से भी। एनीवेज, सो जो एक क्रक्स है इस पूरे के पूरे इस पॉलिसी का, दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज in 20th century and in 21st century by ignoring Asia Pacific policies of United States or the Asian Pacific dream of United States। ये न्यूक्लियस है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का पूरे 100-120 सालों का। सो ये चीज जो है वो ज़हन में रखनी जरूरी है। अब इसकी रैशनैल क्या है? ये तो एक फैक्चुअल पोजीशन होगी ना अभी तक। इसकी रैशनैल क्या है? उस रैशनैल के बाद फिर ये वाला जो आर्गुमेंट हमारा कि अमेरिकन्स वर लेट, दे वर ऑलवेज लेट, इस पर हम आएंगे। तो उस रैशनैल को देखने के लिए, ये समझाने के लिए कि एशिया पैसिफिक कितना इंपॉर्टेंट है, उसको देखने के लिए आपके इस फ्री लेक्चर सीरीज में मैंने टॉपिक तो नहीं रखा हुआ, लेकिन इस लेक्चर के अंदर ही वो इनकॉर्पोरेट होता है, दैट इज सेंट्रल एशियन पॉलिसी, अमेरिकन सेंट्रल एशियन पॉलिसी। आपको मालूम है सेंट्रल एशिया कहाँ है? सेंट्रल एशिया से नीचे आपके पास अफगानिस्तान और उससे नीचे आपके पास साउथ एशिया। इस साउथ एशिया के साथ बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल के साथ ही फिर आपके ये एरिया शुरू हो जाते हैं जो कि पैसिफिक के एरियाज बनना शुरू हो जाते हैं। सारे छोटे थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम और वियतनाम के बाद साउथ चाइना सी, जिससे इधर फिलीपीन, ऊपर ताइवान, ऊपर जापान, ये सारा ऊपर चाइना। 1990s में अमेरिकन ने, जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा, 1990s में अमेरिकन ने, सेंट्रल एशिया आजाद हो रहे हैं, नए नए मुल्क बन रहे हैं छोटे छोटे, immense resources of energy, oil and gas, and Chinese during that period 1990s, they were also trying to shift their industry to the western hemisphere of China, and जिसको आज आप काशगर और उरुमची कहते हैं। अब इन एरियाज के लिए ऑयल एंड गैस की सप्लाई इन नए सेंट्रल एशियन कंट्रीज से होनी जरूरी है, और अमेरिकन का भी इंटरेस्ट है कि ये सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज थ्रू अफगानिस्तान, साउथ एशिया एंड लिंकिंग इट टू वर्ल्ड पाइपलाइंस जो कि क्रॉस होंगी थ्रू पैसिफिक। सो उस ग्रैंड एरिया में हम बिजनेस लेके आएंगे, उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, जिसके लिए साउथ एशियन पॉलिसी भी हमारी कोहेरेंट, वो उसको भी कैप्ट इंटैक्ट होना चाहिए, और हमारी सेंट्रल एशियन पॉलिसी भी कैप्ट इंटैक्ट होनी चाहिए। तो एशिया पैसिफिक में एनर्जी की अनइंटरप्टेड सप्लाई अमेरिकन बिजनेस के लिए जरूरी है कि साउथ एशिया में भी पीस हो, सेंट्रल एशिया भी चाइनीज इन्फ्लुएंस में ना जाए। सो इस एरिया में अमेरिकन इन्वेस्टर्स को और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स को चीप एनर्जी मिलेगी तो प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, अमेरिकन बिजनेस एक्सपेंड होगा, लोकल बिजनेस भी हमारे साथ कनेक्ट होगा। उसके लिए हमारा इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया, हमारा इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया होना जरूरी है। सो व्हाटएवर दे प्रोड्यूस्ड और दे डेवलप्ड आइडियाज टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, ग्रेटर सेंट्रल एशियन एग्रीमेंट जो है वो 1998 का बड़ा मशहूर है। नेटो के साथ मिलके
इन एरियाज में एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने का 1990s के अमेरिकन इनिशिएटिव्स बड़े मशहूर हैं। साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन, अब यहाँ पर कोई वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बनानी कि देखो जी ये पाइपलाइन है तो अफगानिस्तान में इसके लिए उतरे, तो मेहरबानी करनी, लेकिन साउथ एशिया में भी अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दो पॉलिसीज को स्ट्रेटेजिक बैकवाटर के तौर पे देखा जा रहा है while serving the interests of American trade and American business in Asia Pacific. So South Asian policy, Central Asian policy, ये आइसोलेशन में कभी भी कंप्लीट टॉपिक नहीं होगा जब तक एशिया पैसिफिक पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी। एशिया पैसिफिक में बड़ी लेयर्स हैं। अभी एक बहुत बड़ी लेयर तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं की है, वो भी अब हम इस पार्ट को डिस्कस कर लें कि हाउ अमेरिकन्स वर लेट, इसको स्टडी कर लेते हैं। बाय द टाइम 2019 2011 जब ये पिवट का आइडिया या रीबैलेंसिंग का आइडिया स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम तक चाइना बाय 2009 सेंट्रल एशिया से ऑयल एंड गैस की, जो मैंने भी बात की पिछले, ऑयल एंड गैस की सप्लाई सेंट्रल एशिया से काशगर और उरुमची को शुरू हो चुकी थी। बाय द टाइम अमेरिकन एंगेज हो रहे हैं 2011 में एशिया पैसिफिक में दोबारा, चाइनीज साउथ चाइना सी में रीफिंग ऑफ द आइलैंड स्टार्ट कर चुके हुए हैं, जो अमेरिकन ने फिर 2013 में अपने P3 वो क्या कहते हैं उसको, P3 ओरिएंट एयरक्राफ्ट्स के जरिए उसको फिर जो है वो स्पाइंग भी की उनकी। सो चाइनीज साउथ चाइना सी में छोटे छोटे जजीरों पर कंट्रोल बनाना शुरू कर रही हैं, समंदर की रेत ही निकाल के छोटे छोटे जजीरों को बड़ा करके सेमी नेवल बेसिस बनाना शुरू हो रहे हैं। सो चाइनीज बाय द टाइम 2011 से 2013 तक वो एक ऐसी फॉर्मिडेबल इकोनॉमिक और रीजनल फोर्स के तौर पर सामने आ चुके हुए कि जो अर्ली 20th सेंचुरी का जापान भी नहीं था। So Americans were late. Now, what strategies Americans devised in order to counter the influence of Chinese in South China Sea so that कि चाइनीज को आप धकेलें, पीछे भेजें, ताकि एशिया पैसिफिक में हम अपना इन्फ्लुएंस बना सकें। Americans were again late. What Americans did that instead of डिप्लॉयमेंट तो की, नेवी की आज भी अमेरिकन की 65% डिप्लॉयमेंट एशिया पैसिफिक में है जी, आज के दिन तक सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट नेवी की एशिया पैसिफिक में। क्यों? वहां कौन सा कोई टेररिज्म है, वहां कौन सा कोई दुश्मन? तो वो गेम ही सारी जो है वो ट्रेड एंड बिजनेस की, एशिया पैसिफिक की, जो पास्ट में रही, और उसका सबसे बड़ा पोटेंशियल थ्रेट चाइनीज डेवलप हो चुके, बिकॉज यू वर लेट इन रिएक्टिंग। सो वट एवर अमेरिकन डिड from 2011/13 till date, all initiatives इधर फिलिपीन को पुश करना टू आर्बिट्रेशन कोर्ट की तरफ जाए, सही है जी, इधर इंडो पैसिफिक पॉलिसी बनाए, जो सबसे बड़ी पॉलिसी इनकी 2018 में हमें होती नजर आ रही। सो ये 13 से लेके 18 तक वट एवर छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स जो भी करते रहे, ये सब कंपेयरिंग देम विद द 20th सेंचुरी अमेरिकन इनिशिएटिव्स, तो ये सारी रिएक्टिव पॉलिसीज हैं। इफ यू कंपेयर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज ऑफ 20th सेंचुरी, तो अमेरिकन 20th सेंचुरी की पॉलिसीज टुवर्ड्स एशिया पैसिफिक प्रोएक्टिव हैं, बट इन 21st सेंचुरी और खासतौर पे 11-13 के बाद से अमेरिकन पॉलिसीज टुवर्ड्स एशिया पैसिफिक वो रिएक्टिव हैं इन रिस्पॉन्स टू चाइनीज। और यहां से हमारा अब दूसरा आर्गुमेंट हम डेवलप करने जा रहे हैं। एक आर्गुमेंट जो हमने कल बात की थी वही कि अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट और अमेरिकन टैक्टिकल लेवल पर क्या फ्लॉ हुए, एक आर्गुमेंट कल ही हमने डेवलप किया था। और इस
आज की इस डिबेट से फिर दूसरा आर्गुमेंट भी हम डेवलप करने जा रहे हैं कि जनाब अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज इन 20th सेंचुरी ये फ्लॉप या फेल पे दर पे क्यों हो रही? तो उसकी वजह कि अमेरिकन प्रोएक्टिव से रिएक्टिव होते जा रहे हैं। वो थिंक टैंक जो पास्ट में अवेलेबल थे, अब वो उस कैपेसिटी के थिंक टैंक अवेलेबल नहीं। सो रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी इन रिस्पॉन्स टू अदर्स वो कभी भी इफेक्टिव एफिशिएंट नहीं हो सकती। तो अमेरिकन का एक दूसरा बहुत बड़ा इशू ये बेसिकली इन 4 टॉपिक्स के साथ साथ आपको एक 5वां टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है कि अगर वो आपको अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पर उसके उसके जो कोर इश्यूज हैं 21st सेंचुरी के उन पर या क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपसे पूछ ले अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी, तो अब आप हर इलाके में घूम घूम के हर रीजन में अगर उसकी पॉलिसीज बताना शुरू कर देंगे तो 20 नंबर का सवाल तो पूरा नहीं होगा। तो वहां फिर आप ऐसे ही आर्गुमेंट्स 3-4 आर्गुमेंट्स का सहारा लेके विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन 20 नंबर का सवाल लिखेंगे ना जी। सो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। अब 2013 में ही हम देखते हैं कि चाइनीज की तरफ से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव अनाउंस किया जा रहा है जो लेटर ऑन इसका नाम BRI हो गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हमें जो जेनेरिक कॉन्टेक्स्ट में हम ज्यादा इस पे फोकस कर देते हैं सीपैक पे। सीपैक तो एक कॉरिडोर है आउट ऑफ 6 कॉरिडोर्स टोटल, और ये सारे कॉरिडोर्स वो जमीनी रास्ते 6 के 6 कॉरिडोर्स। और हम लार्जली BRI को इन्हीं कॉरिडोर्स या सीपैक के तनाजुर में देख रहे होते हैं और इससे बाहर नहीं देख रहे होते। इससे बाहर ये है कि एक 7वां कॉरिडोर है जो कि मैरीटाइम चाइना की 90% पॉपुलेशन चाइना के ईस्ट में, चाइना की सारी इंडस्ट्री मेजॉरिटी ईस्ट में, 20% प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट की है बस, जो काशगर और उमची। अब ये सारी प्रोडक्शन नीचे साउथ चाइना सी में आएगी, साउथ चाइना सी से ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के जरिए इंडियन ओशन में आएगी और यूं दुनिया में फैलेगी, या नीचे साउथ चाइना सी से वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगी। सो चाइनीज भी अप्रीहेंसिव है कि इस रीजन का अगर नेवल ब्लॉकेड होता है हमारा तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने जनाब अपनी पूरी कॉरिडोर्स की कनेक्टिविटी डेवलप कर ली, लेकिन चाइना ने साउथ चाइना सी को अबैंडन नहीं किया, नेवल मिलिट्री यानी कि नेवल बेसिस डेवलप करना शुरू कर दी ऑल द वे फ्रॉम साउथ चाइना सी टिल इस पूरे कॉरिडोर में पोर्ट ऑफ सूडान तक 15 पोर्ट्स एक्वायर भी कर ली। और ये सारा काम इस पूरी इस आइडिया को जो किताबों में लिखा जाता है उसको फिर लिखा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। जब चाइनीज ये सब कुछ डेवलप कर रहे हैं 2011 से 13 में, और फिर 13 में ओपनली अनाउंस कर रहे हैं अबोर जिसका नाम BRI आ गया, तो व्हाट वर अमेरिकन डूइंग? एक किताब है मूनसून बाय रॉबर्ट कैपलन। ये वही है जो है वो प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी और वो सारा जो, नहीं प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी इसकी नहीं है, इसी की नहीं। मूनसून की किताब 2011 या 12 की पब्लिशिंग है जी इसकी, मूनसून 2011 या 12 की पब्लिकेशन मूनसून की। बहुत बड़ा नाम है रॉबर्ट कैपलन। इसमें ये जो भी इस किताब में कहता है वो हमारा यहाँ पे तो पर्पज नहीं है, लेकिन ये इंडियन ओशन की ट्रेड कैसे होती रही है मूनसून के सीजन में उस पर बड़ी मजेदार किताब है। लेकिन इस किताब में बार बार रिपीटेडली ये बात लिखता है कि चाइनीज कुछ कर रही है, चाइनीज कुछ कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन चाइनीज इनिशिएटिव्स को इफेक्टिवली गेज नहीं कर पाए अनलेस एंड अनटिल के 2013 में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और ओबोर एक फॉर्मिडेबल फोर्स के तौर पर सामने आ गया।
So this also leads to the fact, तीसरा argument, that American intelligence failures in 21st century while comparing it, यानी अगर आपको सवाल आ जाता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज पे क्रिटिकल नोट लिखें, तो उसमें हमारे दो आर्गुमेंट थे, ये वाले डेवलप हो गए जी। एक कल वाले लेक्चर में से जो हमने, ये भी जो है वो आपको लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, इससे पहले वाला, दूसरा ये, और तीसरा फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस फेलियर्स, कि वो इतना बड़ा ऑथर और वो अपनी किताब में स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा 1 साल पहले ओबोर के अनाउंसमेंट से कि जनाब चाइनीज क्या करना चाह रहे। चाइनीज तो 2001 से इस पे काम कर रही है, इस सारे नैरेटिव पे। 2001 में चाइनीज प्रेसिडेंट था हु जिनताओ, उसने पहली दफा वर्ड यूज किया था मलाक्का डायलेमा, कि अगर साउथ चाइना सी और मलाक्का का नेवल ब्लॉकेड हो जाता तो हम क्या करेंगे। तो चाइनीज तो 10-12 साल से रिसर्च करने के बाद मैदान में उतरे, और अमेरिकन इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है कि अमेरिकन का इतना बड़ा ऑथर, और वो जो है वो नहीं कर सका, प्रेडिक्ट नहीं कर सका, फोर्सी नहीं कर सका। तो एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी इसके साथ एसोसिएटेड है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज की फेलियर के साथ। सो बाय द टाइम ओबोर या बीआरआई, आप जाहिर बीआरआई कहते हैं, बाय द टाइम बीआरआई पॉपुलैरिटी लेता जा रहा है 2014 से लेके 2017 तक, 60+ कंट्रीज बीआरआई प्रोजेक्ट्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में सिग्नेटरी हो रही, और इनमें मसलन सारे कंट्रीज तो एशिया और पार्शली अफ्रीका के, लार्जली लायंस शेयर तो एशिया का, और उसी में फिर हाफ ऑफ द कंट्रीज एशिया पैसिफिक से ये मोमेंटम ले रहे हैं। बाय द टाइम AIIB बैंक डेवलप हो रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये 117 लगभग कंट्रीज AIIB के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस द ग्लोब साइन कर रहे हैं, इधर एज अ क्रेडिटर और इधर एज, यानी कि जिनको जरूरत है लोन की। इस सारे फेज में भी अमेरिकन क्या कर रहे हैं, इस सारे फेज में अमेरिकन अगेन रिएक्टिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एंड दैट रिएक्टिव रिस्पॉन्स वाज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रुपल अलायंस, जो कि बना तो 2007 में था, लेकिन जो इसकी री इनकारनेशन इसकी भी हो रही है वो 2016 में हो रही है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, यानी जो अमेरिकन रिएक्टिव रिस्पॉन्स है वो भी टेक्टिकल लेवल पर नेवल स्ट्रेंथ डेवलप कराने के चक्कर में। सो अमेरिकन अगेन रिएक्टिव भी हुए, मिसकैलकुलेट भी कहोगे। स्क्वाड का, अब ये किताबों में रह गया क्वाड, स्क्वाड का हाल ये हुआ कि जैसे ही ये एक्टिव हुआ, चाइनीज एंड जो है वो सैंक्शंस इम्पोज कर दी ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स पे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस भी पीछे हटना शुरू हो गए। आसियान और चाइनीज जापान को इकोनॉमिक प्रेशर में लाना शुरू हो गए। सो जापान भी स्लोली एंड ग्रेजुअली, नो ये क्वाड विड्रॉ नहीं हुआ लेकिन इन्फ्लुएंस कम हो गया, और इसके दो ही मेंबर बच गए, इंडिया और यूएस। और इंडियंस भी आफ्टर 2018 ये समझना शुरू हो रहे हैं कि जनाब हम अमेरिकन स्ट्रेटेजिक बैक वाटर नहीं बनेंगे, हम तो उसी तरफ ही लीड हो रहे हैं जिस तरह हमें मार पड़ गई चाइनीज से बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे। सो नेवरदलेस अमेरिकन रिस्पॉन्स रिएक्टिव, जो कि सक्सेसफुल वेंचर नहीं हुआ। अमेरिकन सेकंड रिस्पॉन्स वाज इंडो पैसिफिक पॉलिसी, बहुत बड़ी पॉलिसी 2018 की। 19 या 18 का जो पेपर था सीएसएस का, वो तो सारे का सारा एक पेपर ही जो है वो आईआर में भी, करंट अफेयर में भी, एक दो और पेपरों में भी सारा इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक। बहुत हवा बनी इस पॉलिसी की। बेस्ट सोर्सेस के लिए स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे पूरी इंडो पैसिफिक फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन के नाम से भी ये मौजूद है।
इंडियन एंड पैसिफिक ओशन भी है, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। एग्जैक्ट नाम में उसका ये इस पे मुझे डाउट है, मैं FPOI इस तरह करके, इसको चेक कर लीजिए। ये है फ्री एंड ओपन इंडियन पैसिफिक ओशन, इस तरह करके इसका नाम, इसको जरूर देख लीजिएगा। सो ये जो पॉलिसी है ये 2018 में जिस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आई, उस एक्ट का स्पेसिफिक नाम है, असल जो चीज है, एशिया री अश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट। इस एक्ट के तनाजुर में ये FPOI और इंडो पैसिफिक पॉलिसी डेवलप हुई। लेकिन आज ये कहाँ है? हवा तो बहुत बनी थी इसकी, बहुत बनी थी हवा। सेम मॉडल BRI का जनाब हम रिप्रोड्यूस करेंगे एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में सॉरी, रिप्रोड्यूस करें। एक तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गई, और दूसरा ड्यूरिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ही बहुत कोल्ड रिस्पांस इस ग्रैंड इंडो पैसिफिक एरिया से आना शुरू हुआ। ये इतनी बड़ी रिएक्टिव पॉलिसी है कि जिसने जियोपॉलिटिक्स वही दुनिया की उसको रीशेप करने की इन्होंने कोशिश की। इंडियन ओशन एंड पैसिफिक, दे वर नेवर अ सिंगल एंटिटी, कभी भी। सो इन्होंने दो ओशंस और उसके सराउंडिंग में रहने वाली जो कंट्रीज हैं, जो बसने वाली कंट्रीज हैं, उनको मिला के जनाब एक ग्रैंड इंडो पैसिफिक फ्री एरिया, फ्री ट्रेड का वो हम डेवलप करेंगे, जस्ट टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज। सो अभी 2-3 साल नहीं हुए और अमेरिकन न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इस इंडो पैसिफिक का अब नाम ही नहीं लेती। रादर अमेरिकन अब चले गए किसकी तरफ? B3W। मोस्ट रिसेंट, अभी 2 महीने भी नहीं हुए कि जनाब हम $40 ट्रिलियन पूरी दुनिया में, अब स्पेसिफिक नहीं, क्यों? क्योंकि चाइनीज का जिस तरह स्केल बढ़ रहा है तो अमेरिकन रिएक्टिव या अमेरिकन रिस्पांस का स्केल भी बढ़ रहा है। तो अमेरिकन मिजरेबली फेल्ड टू डेवलप एन इन्फ्लुएंस इन एशिया पैसिफिक। Historically as well as in contemporary context. However, American intentions and American dream वो न्यूक्लियस एशिया पैसिफिक ही रहा है। लेकिन 21st सेंचुरी में अमेरिकन अपने ड्रीम्स को पूरा ना करने की सबसे बड़ी रीजन जो उसमें निकलती है, दैट इज अमेरिकन रिएक्टिव पॉलिसीज। द मोर दे वुड रिएक्ट टू द रीजनल, और जाहिर अब तो चाइनीज एक ग्लोबल प्लेयर है, लेकिन एशिया पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में एक रीजन की भी बड़ी पावर है। तो जब तक ये करते रहेंगे इसका इम्प्लीकेशन फिर अमेरिका की तमाम पॉलिसीज पे आ रहा है। मिडिल ईस्ट, जल्दी जल्दी मसले को हल करो, जैसे भी हल करना है, सो दैट कि हम अब एशिया पैसिफिक को टाइम दे सकें। साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक बैक वाटर, अफगानिस्तान, लीव करो जल्दी जल्दी, बहुत ज्यादा इशू बन गया। और लीव तो आप 2010 से ही इस पर काम करना शुरू हो गए हुए थे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। 13 में तो आपने प्रॉपर हाफ ऑफ द ट्रुप्स लीव कर दी थी अफगानिस्तान से। ये जो बाकी विड्रॉल है ये तो रिमेनिंग हाफ का, स्लोली एंड ग्रेजुअली निकलो। सही है जी। पूरा यूरोजोन डेट क्राइसिस 2009 से लेके ऑनवर्ड्स तकरीबन लगभग 15-16 तक अमेरिकन कंट्रीब्यूशन जीरो। अमेरिकन को तो अपने बैंकों की लाले पड़े हुए थे। पूरे यूरोप के अंदर अमेरिकन की कंट्रीब्यूशन जीरो, फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में, मॉनेटरी कॉन्टेक्स्ट में। हर जगह को पैकअप करो इमीडिएटली सो दैट कि हम फोकस कर सकें ऑन एशिया पैसिफिक। सो ये हैज़ार्ड कॉन्टेक्स्ट हमें फिर रिएक्टिव कॉन्टेक्स्ट में वो हर जगह नजर आता है। नीदर दे मैनेज टू क्रिएट देयर इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट, रादर देयर हैज़ार्ड पॉलिसीज, रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा, ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ा। साउथ एशिया
कल के लेक्चर में हमारे सामने अफगानिस्तान का टॉपिक एक पूरा सेपरेट टॉपिक, लेकिन द वे अमेरिकन का जो विड्रॉल है वो उसने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। बहुत ही हैप हैजर्ड, एक इतनी बड़ी सुपर पावर इतना हैप हैजर्ड और इतना जल्दी के साथ विड्रॉल क्यों करेगी? बिकॉज प्रायोरिटी कहीं और है जो हमेशा थी। तो अमेरिकन बिलीव कि ये सब हमारे पाँव की जंजीरें बनी हैं, जिसकी वजह से हम एशिया पैसिफिक में अपना वो ड्रीम पूरा नहीं कर सके। तो सारी जगहों से अपनी एंगेजमेंट्स को रैशनलाइज करो, खत्म ना करो, रैशनलाइज करो, सो दैट कि आप इन्फ्लुएंस बना सकें एशिया पैसिफिक में। बट दे वर लेट, क्योंकि जितना बुरी तरह हर जगह पर फंसे रहे उसका इम्पैक्ट फिर चाइनीज इन्फ्लुएंस एशिया पैसिफिक में ज्यादा डेवलप होता नजर आया। आसियान इटसेल्फ एक बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स के तौर पर डेवलप होता नजर आया। और एज रिचर्ड हास सेज, रिचर्ड हास कहता है कि भाई नाउ यूएस हैज टू लिव विद द फैक्ट। एशिया पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में फैक्ट क्या कि भाई अब आपका ड्रीम नहीं पूरा हो सकता। अब एक प्लेयर के तौर पर आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब आप एशिया पैसिफिक को डोमिनेट नहीं कर सकते। अब तो 100 साल लेट हो गए। एशिया पैसिफिक ही अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ट्रेंड्स ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ये एशिया पैसिफिक ही सेट करता रहा। ये हम एक कंक्लूजन में कह रहे हैं, ईदर फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ पनामा कैनाल टू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। ये सब अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ट्रेंड्स वो एशिया पैसिफिक ही सेट करता रहा। Either it's a flawed strategy to remain to consider Asia Pacific as nucleus, or either Americans were late in response. तो largely हमें अमेरिकन क्रिटिक्स के यहाँ से लेट इन रिस्पॉन्स के ही ज्यादा जो है वो आर्गुमेंट्स डेवलप होते हैं, फ्लॉड स्ट्रेटजी पे नहीं कि हाँ एशिया पैसिफिक ही हमारा न्यूक्लियस थी, लेकिन हम लेट होते रहे हर दफा, कभी कोल्ड वॉर की वजह से, कभी किस वजह से, कभी किस वजह से। सो ये एस्पेक्ट है जी पूरे का पूरा इसका एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी का। अब अगली बात जो बताना मकसूद है वो ये बात बताना मकसूद है कि हमारे पेपर्स में, करंट अफेयर में, पाक अफेयर में, या और यूएस हिस्ट्री में, या किसी भी और ऐसे पेपर में जिसमें अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कन्फ्रंट कर सकते हैं, तो एक चीज ज़हन में रखिएगा कि अगर आपको लेट्स से इंडो पैसिफिक पे क्वेश्चन आ जाता है, सपोज एक डेवलपमेंट है ना इंडो पैसिफिक पॉलिसी, सपोज अगर आपको यू नो पाकिस्तान यूएस रिलेशंस पे सवाल आ जाता है, अगर आपको यूएस इंडिया टाइज और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे सवाल आ जाता है, अगर आपको क्वाड पे सवाल आ जाता है सपोज, ये और इस जैसी और छोटी जो है डेवलपमेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस उस वक्त तक आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती इन सारे टॉपिक्स में। हालांकि एशिया पैसिफिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं इस टॉपिक का, चलो इसका पार्शली है, इसका पार्शली है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि ग्रेट पावर राइवलरी, इसको समझे बगैर किसी भी अहद या किसी भी पीरियड की आप किसी भी छोटे उससे सब कैटेगरी के टॉपिक्स पर बेटर आर्गुमेंटेशन डेवलप नहीं कर सकते। सो एज अ स्टूडेंट आपको यूएस चाइना रिलेशंस ये पहले आपकी ग्रिप में हो, तब आप बेहतर तौर पर पाक यूएस रिलेशंस के टॉपिक को एनालाइज कर सकते हैं, पाक चाइना के टॉपिक को एनालाइज कर सकते हैं, पाक इंडिया को एनालाइज कर सकते हैं। ये ऐसा ही है जिस तरह कोल्ड वॉर को 1945 से ऑनवर्ड्स 1989-1991 तक, इसको समझे बगैर आप किसी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट को इस फेज में
इंडिपेंडेंटली अगर समझने जाएंगे तो वो अधूरी रहेगी। सो ये चीज ज़हन में रखिएगा कि इसलिए आज के टॉपिक में इस ग्रेट पावर राइवलरी का ज्यादा जिक्र हमें यूएस चाइना फैक्टर का नजर आता है कि उसके इम्पैक्ट में फिर आप साउथ एशियन को भी देखेंगे, उसके इम्पैक्ट में आप रिलेशंस को देखेंगे। हमारा स्टूडेंट सबसे बड़ी जो गलती कर जाता है वो ये कर जाता है कि मैंने पाक यूएस का टॉपिक अलहदा तैयार कर लिया, मैंने पाक इंडिया का टॉपिक अलहदा तैयार कर लिया है, मैंने पाक रशिया का टॉपिक अलहदा तैयार कर लिया, ठीक है जी, मैंने इंडिया चाइना का टॉपिक अलहदा तैयार कर लिया। रिलेशंस को, फॉरेन पॉलिसीज को कभी भी कंपार्टमेंटलाइज करके आप स्टडी करने जाएंगे, आप अपना टाइम ही जाया करेंगे। बेहतरीन स्ट्रैटेजी है कि आप ग्रेट पावर राइवलरी, अब उनके दरमियान वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, स्ट्रेटेजिक भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, वो हर अहद में एक दो से ज्यादा नहीं होती। उस टॉपिक को पहले डिटेल में अंडरस्टैंड करें और उसके साथ फिर आप बाकी जो छोटे रिलेशंस हैं, छोटे जो हम बता रहे हैं, पाक यूएस रिलेशन एक सब कैटेगरी, क्योंकि इस टॉपिक में इम्पैक्ट फैक्टर यूएस साइनो रिलेशंस का आना ही आना। सो आज के टॉपिक में एक तरफ तो यूएस की पैसिफिक पॉलिसी को ब्रीफ स्ट्रक्चर है उसका, लेकिन साइमल्टेनियसली ये समझाना था कि चाइना फैक्टर के बगैर आप यूएस की पॉलिसीज को क्यों कहते हैं हम कि ये रिएक्टिव है, वो चाइना फैक्टर की वजह से कहते हैं। सो आपकी बड़ी पावर्स की जो पॉलिटिक्स है, राइवलरी है, उनकी एंगेजमेंट्स हैं, वो अकाउंट फॉर पहले करेंगे, तब बाकी छोटे टॉपिक्स की आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना सकेंगे। नहीं तो आप अलग-अलग करेंगे तो आप पाक यूएस रिलेशंस में हिस्ट्री लिखते जाएंगे सारी, पाक इंडिया में भी हिस्ट्री लिखते जाएंगे सारी, क्योंकि वही आपको अच्छी तरह आती होगी। तो उसने जो सवाल पूछा आपसे वो तो कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में पूछा, वो आप कैसे डेवलप कर पाएंगे वो जब तक आपकी ग्रेट पावर राइवलरी क्लियर नहीं होगी। अच्छा, यूएस का इंडिया की तरफ इन्फ्लुएंस बन रहा है तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर हमें पाकिस्तान की तरफ नजर आ रहा है। रशियंस की क्या स्ट्रेटजी है, यानी कि एक इंटरकनेक्टेड कॉन्टेक्स्ट में ग्रेट पावर राइवलरी को अंडरस्टैंड करोगे तो बाकी छोटे छोटे रिलेशंस में उसका इम्पैक्ट फैक्टर नजर आएगा। एक तो ये था जी, क्या कहते हैं, टॉपिक जो जिस पे बात करनी थी। अब इसके साथ ही क्योंकि हमारे पास टाइम है तो दूसरा भी शुरू कर लेते हैं, कुछ आज कर लेते हैं, कुछ फिर रिमेनिंग जो है वो कल हो जाएगा, ताकि हम जल्दी इसको खत्म कर लें। यूएस एंड वॉर ऑन टेरर। 20 years लॉन्ग वॉर ऑन टेरर, कुछ सोर्सेज में आपको मिलता है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, GWOT, ये आपको वर्ड मिलता है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ये अमेरिकन वॉर ऑन टेरर बेसिकली है क्या? ये टेररिज्म को खत्म करने की वॉर है। ये है क्या? तो हमारे में से मेजोरिटी यही समझती है कि हाँ, अलकायदा को खत्म करने के लिए, टेररिज्म को दुनिया से सफास्ती से मिटाने के लिए ये वॉर ऑन टेरर, ये एक छोटा सा कंपोनेंट है वॉर ऑन टेरर। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, ये फ्रेज सबसे पहले रोनाल्ड रेगन, अमेरिकन प्रेसिडेंट था 80s का, उसने यूज की, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में इमीडिएटली आफ्टर 9/11 प्रेसिडेंट बुश की जो स्पीच है, इमीडिएटली आफ्टर 9/11, उसमें वॉर ऑन टेरर का हमें नजर आता है। और 7 अक्टूबर 2001 में, जिसको कहते हैं ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, जो अफगानिस्तान में फौजी उतारी गई, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, तो इससे हमें वॉर ऑन टेरर की पहली प्रैक्टिकल जो है वो एप्लीकेशन नजर आती है। बट द पॉइंट इज, ये है क्या वॉर ऑन टेरर? वॉर ऑन टेरर है कि जनाब हमने वो रेजीम्स चेंज करनी है, टू चेंज द रेजीम्स, वो रेजीम्स जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टू टेररिस्ट, ये ध्यान में रखिएगा।
हमने रजीम्स चेंज करनी है। रजीम्स चेंज करेंगे, ऐसे कंट्रीज में डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट बनाएंगे, वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, तो जनाब ऑटोमेटिकली सपोर्ट ऑफ टू टेररिस्ट वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और टारगेट हमने फिर टेररिस्ट को भी करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, लेकिन जो बुनियादी बात है दैट इज टू चेंज द रजीम्स, दोज रजीम्स के जो सिंपैथेटिक हैं या सपोर्ट करती हैं टू टेररिस्ट, और उन इलाकों को हमने जनाब बेहतरीन इलाके बनाएंगे ताकि वंस फॉर ऑल ये टेररिज्म का इशू खत्म। वॉर ऑन टेरर ये है कि रजीम्स, हुकूमतें अगर टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट ना करें तो जनाब फिर ये ज्यादा पोटेंशियल बड़ा थ्रेट नहीं है, फिर इनको काउंटर भी इजीली किया जा सकता है। सो इसी प्रिटेक्स्ट में फिर 2001 में हम अफगानिस्तान में गए, इसी प्रिटेक्स्ट में 2003 में हम इराक में गए, इसी प्रिटेक्स्ट में 2007 में हम ईरान में जाना चाहते थे, लेकिन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, खासतौर पे इन दो कंट्रीज को ओपनली जो है वो रिजेक्ट कर दिया टू प्रोवाइड एनी सपोर्ट टू अमेरिकन टू इन्वेड ईरान। 2007 बड़ा मशहूर वाकया है ये। इसकी वजह नहीं है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को ईरान को बड़ा पसंद करना शुरू हो गया था। इन दोनों कंट्रीज ने इन दोनों वॉर्स के इम्प्लीकेशंस देखे हैं, और इन दोनों वॉर्स के इम्प्लीकेशंस इन दोनों कंट्रीज की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इनकी इकोनॉमीज पर हुए। सो ईरान भी इन दोनों कंट्रीज के दरमियान, तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये दोबारा रेप्लिकेट होंगी और ज्यादा नुकसान जो है वो हमारी इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी का होगा। खैर, ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बताने का कि बेसिकली वॉर ऑन टेरर है क्या। ये मेयरली अलकायदा को टारगेट या एड्रेस करने की वॉर नहीं है, ये बल्कि रजीम चेंज करनी है हमने कि जो सपोर्ट करती हैं टेररिज्म को, उससे रिलेटेड है। नाउ अमेरिकन वॉर ऑन टेरर, इसको 3 फेजेस में हम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते। एक तो आपके पास फिर बुश एरा है जी, बुश एरा के सेलिएंट फीचर्स, फिर आपके पास ओबामा एरा के सेलिएंट फीचर्स, एंड देन ट्रम्प एरा। बाइडेन की अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो एक्सटेंशन है उसी ट्रम्प की स्ट्रेटजी की, उससे हटके नहीं, वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में। सो इन तीनों रिजीम्स में, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की रिजीम्स हैं, इनमें वॉर ऑन टेरर से रिलेटेड जो सेलिएंट फीचर्स हैं, इनकी क्या स्ट्रेटजीज रही और क्या ये पॉलिसीज अडॉप्ट करते रहे, उनको फिर अलग-अलग देखना जरूरी है। और उसके बाद फिर हम इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे कि क्या ये अपने एजेंडा में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। पहले बुश एरा को देख लेते हैं। तो 3 बड़े सेलिएंट फीचर्स हैं वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में बुश एरा के। पहला जो इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट नजर आता है दैट इज डेवलपिंग अलायंसेस। हम जो भी कॉस्ट है और इसका जो इफेक्ट है या इसके जो एक क्रिटिकल एनालिसिस है वो इन 3 इसके सेलिएंट फीचर्स देख लें, उसके बाद फिर उसको हम करेंगे। डेवलपिंग अलायंसेस, यही फीचर हमें ओबामा में भी नजर आता है अलायंसेस का। वॉर ऑन टेरर में अमेरिकन ने किसी भी जगह पर यूनिलैटरली एक्ट नहीं किया। 2001 में जब अफगानिस्तान में उतरे तो इट वाज नियरली एन अलायंस ऑफ 50 कंट्रीज। 2003 में जब इराक में उतरे तो इट वाज अलायंस ऑफ 8 कंट्रीज। बाद में बाकियों ने ज्वाइन किया, कुछ नहीं होना। सो थ्रू आउट ये अमेरिकन स्ट्रेटजी रही है कि अमेरिकन ने जब भी आफ्टर द एग्जांपल ऑफ वियतनाम वॉर कि जनाब उससे पहले भी और उसके बाद भी अमेरिकन अलायंसेस में रहते हुए ही
ऑपरेट करते हैं। विदाउट अलायंसेस अमेरिकन का बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो एक तो सेलियंट फीचर वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में कि अलायंसेस के कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करेंगे, और ये अलायंसेस का जो स्ट्रक्चर है फिर इसको अमेरिकन ने इसको ब्यूटिफाई भी किया है। फॉर इंस्टेंस, ट्राई टू रीड मेजर नॉन नेटो अलाय, ये प्रॉपर एक स्टेटस है जो अमेरिकन थ्रू आउट द कोल्ड वॉर एंड इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग वॉर ऑन टेरर अपने करीबी इत्तेहादियों को जो नेटो से बाहर हैं उनको ये स्टेटस देते रहे। जैसे बुश इरा में 2004 में पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाय का स्टेटस दिया गया। ओबामा रजीम में 2012 में अफगानिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाय का स्टेटस दिया गया। ऐसे कई कंट्रीज हैं दुनिया में, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपीन है, और भी कुछ कंट्री, बहरीन है, फिर वो है ट्यूनीजिया है, और कुछ कंट्रीज के जिनको ये मेजर नॉन नेटो अलाय का स्टेटस, आउटसाइड यूरोप जो हमारे जनाब मेजर अलाय पार्टनर्स। तो ये सिंबॉलिक जेस्चर्स भी शो करते रहे थ्रू आउट दिस वॉर ऑन टेरर। और विद द फॉर्मल एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान जाहिर है ये चैप्टर क्लोज हो रहा है वॉर ऑन टेरर का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वॉर ऑन टेरर को स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान से रिलेटेड भी देख लेते हैं, ये मिडिल ईस्ट में भी है। आज के यानी इस टॉपिक की जो डोमेन में हम ज़ाहिर मिडिल ईस्ट की तरफ भी मूव करेंगे, क्योंकि वो साथ हमारा एक अलग टॉपिक भी फिर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में उसका भी एक कंपोनेंट है, वॉर ऑन टेरर वहाँ एक कंपोनेंट बन जाता है मिडिल ईस्ट में। तो यहाँ मिडिल ईस्ट इसका छोटा सा कंपोनेंट बन जाएगा, यानी वाइस वर्सा हो जाएगा। सो एक तो ये दो बड़ा, इन दो का, ट्रंप को भी बाद में छेड़ते हैं क्योंकि इन दो में जो सिमेट्री है उसको पहले देख लें। सो एक तो बड़ा फीचर हमें डेवलपिंग अलायंसेस के कॉन्टेक्स्ट में नजर आता है। दूसरा बड़ा फीचर जो हमें नजर आता है वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन्स। ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन्स, ये ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन आसान सा आर्गुमेंट है, 2001 में अफगानिस्तान में, 2003 में इराक में, ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन्स। हाउएवर कॉस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन्स उन्हीं को ओबामा अपने इलेक्टोरल कैंपेन में भी हाईलाइट कर रहा है। और जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो इंस्टेड ऑफ एनी फर्दर, और ये 2007 में ईरान के लिए भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन ये आइडिया ही सोच की हद तक ही रहा, ये मटेरियलाइज हो ही नहीं सका। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन के बजाय कोवर्ट ऑपरेशंस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी नो फर्दर ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन, रादर कोवर्ट ऑपरेशन। मैं जा रहा है पाकिस्तान में भी ड्रोन स्ट्राइक, अफगानिस्तान में तो थे ही थे, यमन में ड्रोन स्ट्राइक, सूडान में ड्रोन स्ट्राइक्स। अगर आप सिर्फ ड्रोन स्ट्राइक्स का ही 20 साल का की वो हिस्ट्री देख लें तो जनाब बहुत सारे अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक्स के कोवर्ट ऑपरेशन करने, और इसकी सबसे बड़ी इन कोवर्ट ऑपरेशंस की मैनिफेस्टेशन 2011 का एबटाबाद एपिसोड। सो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन नहीं चाहती थी, रादर विड्रॉल चाहती थी। और ये विड्रॉल का तो पहली मैनिफेस्टेशन 2010 में इराक से हो गई थी कि 2011 में इराक से विड्रॉल हो गया, और 2010 में ही अफगानिस्तान से विड्रॉल के लिए डिबेट स्टार्ट हो गई। 2011 में ये विड्रॉल की डिबेट सक्सेसफुल नहीं हुई, बोन समिट, नेटो का बोन समिट फेल हो गया, पाकिस्तान ने जो है वो शिरकत नहीं की थी। 12 में शिकागो में, शिकागो समिट, वो सारे के सारे शिकागो के पॉइंट हैं ही अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम, ये लिस्बन में है जी, लिस्बन ट्रीटी 2010। तो 2012 का जो समिट है शिकागो का, उसके सारे पॉइंट्स ही डील करते हैं कि अफगानिस्तान से कैसे हमने विड्रॉल करना। तो वो तो विड्रॉल पे कार्बन था कि, लेकिन स्लो एंड ग्रेजुअल विड्रॉल थी। बाय द टाइम ऑफ 2013 जो है वो हाफ ऑफ द ट्रूप्स विड्रॉ करेंगे अफगानिस्तान से, और आगे फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन्स नहीं चाहती थी, जितने आपके जहां भी फौजी हैं उनका विड्रॉल करो स्लोली एंड ग्रेजुअली, और कोवर्ट ऑपरेशंस पे बिलीव करती थी। तो ये बुश एडमिनिस्ट्रेशन और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की वॉर ऑन टेरर की स्ट्रेटजी में ये बुनियादी फर्क है। तीसरा जो फीचर है, जो आखिरी फीचर है बुश और ओबामा के कॉन्टेक्स्ट, वो है कॉन्टेक्चुअलाइजिंग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अभी हम सिर्फ फीचर देख रहे हैं,
कॉस्ट इम्पैक्ट क्रिटिकल एनालिसिस वो बात की बात। कॉन्टेक्चुअलाइजिंग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ये ज़हन में रखिएगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट स्पीच करके अवाम को खिताब फरमा दे और कहे जनाब कि कल से हम फलानी जंग में जा रहे हैं, तो लोग दुआएं करें कि हमें फतह नसीब हो। ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिकन प्रेसिडेंट को यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स के लिए सेनेट से अप्रूवल चाहिए होता है। सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेनेट अमेरिकन प्रेसिडेंट मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स कर सकता है। ऑथराइजेशन ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स ये सेनेट यानी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ये सेनेट का प्रेरोगेटिव है। अमेरिकन प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कर सकता है। इन द केस ऑफ बुश हम देखते हैं कि उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फुल सपोर्ट मिली है, फ्रॉम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी प्लस फ्रॉम सेनेट भी। गिवन द इंटेंसिटी ऑफ द इशू 2001 में जिस तरह हो गया, तो उसको फुल फ्लेज सपोर्ट मिली है अपने जो है वो प्रेसिडेंसी के एरा में फ्रॉम सेनेट। सही है जी। इसका इम्पैक्ट हमें डोमेस्टिक जो है पॉलिटिक्स में भी, सिक्योरिटी बिल्स में भी नजर आता है, लेकिन वो हमारा यहाँ टॉपिक का हिस्सा नहीं। और ये एक बहुत सेटल्ड फैक्ट है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी सेनेट से सपोर्ट नहीं मिल रही तो उसका हाल विड्रो विल्सन जैसा भी हो जाता है। नहीं शामिल होने दिया सेनेट ने लीग ऑफ नेशन में, विड्रो विल्सन के आइडियाज को रिजेक्ट कर दी। यही अमेरिकन सेनेट है जिसने एफडीआर बनाया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की 13-14 सालों की हर पॉलिसी को सेनेट ने अप्रूवल्स में रखा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी जो प्रेसिडेंट होगा और अगर उसी की पार्टी की मेजॉरिटी है सेनेट में तो उसको, तो वो बुश के कॉन्टेक्स्ट में हमें नजर आता है कि उसको एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सपोर्ट यानी पॉलिटिशियंस की, सेनेटर्स की वो मिलती रही। ऑन द कंट्री जब हम ओबामा को देखते हैं तो हम ओबामा में देखते हैं कि अगर आप 2008 के इलेक्शन में ओबामा आया, आप इसके बाद जरा गूगल कर लीजिएगा 2010 का सेनेट का इलेक्शन, 2012 का सेनेट का इलेक्शन, क्योंकि इनके तो हर 2 साल बाद सेनेट का इलेक्शन होता है। 33-33-34, 2012 का इलेक्शन, 2014 का सेनेट का इलेक्शन, 16 में तो इलेक्शन ही फिर जाहिर नया प्रेसिडेंट आ गया। ये जरा इन 3 सेनेट के इलेक्शंस को गूगल तो कीजिए, आपको हर इलेक्शन में डेमोक्रेट पार्टी के सेनेटर्स की तादाद कम होती नजर आएगी और हर इलेक्शन में चाहे एक एक दो दो रिपब्लिकन सेनेटर्स की तादाद बढ़ती नजर आएगी। यही वजह है कि ओबामा ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन्स की तरफ फर्दर नहीं जा सका। ओबामा के दौर में जो एक्सपेंडिचर है वो सेनेट में उस पर डिबेट्स हुई हैं, जबकि सेनेट जब बुश के दौर में तो ये डिबेट्स होती ही नहीं थी। बस ठीक है, अप्रूवल अप्रूवल अप्रूवल, क्योंकि बजट के सॉरी जो एक्सपेंडिचर की सैंक्शन है वो भी तो सेनेट ही करती। सो 8 से 16 में और 1 से 8 में अमेरिकन वॉर ऑन टेरर में जो आउटलुक है अमेरिकन की वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, गोइंग टू द इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इस पहले फेज में हमें एग्रेसिव मोड नजर आता है, जबकि दूसरे फेज में हमें रिस्ट्रेंट नजर आती है। सो ये 3 तो बड़े फीचर हैं कि जो हो गए इन 2 प्रेसिडेंट्स के दौर में, कि जो वॉर ऑन टेरर के सेलिएंट फीचर्स 3 हमें नजर आते हैं। कॉस्ट क्या हुई, इम्पैक्ट क्या हुआ, चीजें पूरी हुई नहीं हुई, वो एक हमारा क्रिटिकल एनालिसिस अलग है। तीसरा फिर आ गया फिर ट्रंप का। ट्रंप की वॉर ऑन टेरर के फीचर्स वो जनाब ब्लेंड ऑफ ऑपोजिट्स हैं जी, ब्लेंड ऑफ ऑपोजिट्स हैं। टाइम काफी हो गया, इसको फिर अब यहीं से हम कल इसी पॉइंट से फिर शुरू करेंगे और अगला टॉपिक भी फिर जितना हम उसको अगली सेटिंग में कंप्लीट कर सके तो उसको कंप्लीट जो करेंगे। थैंक यू जी।